वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा। इसके बारे में हम जानेंगे कि भाषा शब्द बना कैसे और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्तवाणी। इसकी परिभाषा होती है जिस माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को अपन समझ सकते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा दी है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है ना जिस माध्यम से, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकारों की हम बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। दोस्तों, मौखिक भाषा की अगर बात करें तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और ये मौखिक जो रूप है, ये भाषा का मूल रूप होता है। ये परिवर्तनशील होता है कि मनुष्य जो बोल देता है वो बाद में बदल भी सकता है, तो ये परिवर्तनशील है। ठीक है, लिखित भाषा की हम बात करें तो लिखित भाषा, जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग भी होता है और ये स्थायी होता है। जब मनुष्य लिखकर किसी बात को बताएगा तो वो स्थायी होता है, उसको बदल नहीं सकते फिर। ठीक है, अब सांकेतिक भाषा की बात करें तो जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान सांकेतिक रूप में करता है तो वह सांकेतिक रूप कहलाता है भाषा का। इसमें संकेतों का प्रयोग करता है मनुष्य। अब हम पढ़ेंगे मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। दोनों में क्या अंतर होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, आपको जो भी मैं लिखा रहा हूँ उनको आप कॉपी में लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो हम अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर होता है मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, जबकि लिखित भाषा को हम लिखकर व्यक्त करते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात है, इसमें दूसरा अंतर है कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा स्थायी होती है। लिखित भाषा एक बार लिखती है, उसको चेंज नहीं कर सकते अपन। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है जबकि लिखित पर नहीं। मौखिक भाषा पर हर बोली का प्रभाव होता है, हम जो भाषा बोलते हैं वही हमारी मौखिक भाषा होती है, जबकि लिखित अलग होती है। लिखित में सब एक ही भाषा लिखते हैं मोस्टली। अब चौथा अंतर होता है मौखिक भाषा परिवर्तनशील बोलियों का प्रभाव है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील बोलियों का प्रभाव है, जबकि लिखित भाषा पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के 4 रूप होते हैं। सबसे पहले होता है मूल भाषा, फिर होता है विभाषा, फिर होता है बोली और फिर होता है उपबोली। ये भाषा के 4 रूप होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं मूल भाषा क्या होता है। ठीक है, मूल भाषा की आज विश्व में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाने लगी है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इन सारी बोलियों की एक जननी रही होगी, तो उसे मूल भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो भाषा का जब पारिवारिक वर्गीकरण किया गया था तो 10 भाषाओं को मूल भाषा की मान्यता दी गई थी, जिनमें से कुछ समय आपको बता देता हूँ। गुजराती है, बंगाला है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, फारसी है। दोस्तों, भाषा का दूसरा रूप होता है विभाषा। तो विभाषा क्या होती है? जब प्रांतीय और उप प्रांतीय आधार पर भाषा का वर्गीकरण होता है तो उसे विभाषा कहा जाता है। और भाषा के इस रूप में शासन कार्य संचालित किए जाते हैं, जैसे कि पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है आदि। भाषा का तीसरा रूप होता है बोली। बोली क्या होती है? क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 5 कोस पर बदले वाणी, यानी कि हर कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 5 कोस के बाद में व्यक्ति की बोली में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। जैसे कि ये बोलियाँ होती है, मगही है, भोजपुरी है, मालवी है, ढूंढाड़ी है, ये सब बोलियाँ हैं। दोस्तों, भाषा का चौथा रूप होता है उपबोली। उपबोली किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में अंतर होता है। जब वह भाषा सामूहिक रूप से बोली जाने लग जाती है तो उपबोली बन जाती है, जैसे एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। दोस्तों, बात करते हैं भाषा की इकाइयाँ। तो भाषा की 5 इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से सबसे पहले ये ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद और फिर होता है वाक्य। ये 5 भाषा के इकाई होती हैं। तो ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि क्या होती है
कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि होती है। ठीक है। वर्ण की बात करें हम तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जैसे कि क, ख, ग, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द की बात करें हम तो शब्द क्या होता है, वर्णों का एक सार्थक समूह होता है जिसे शब्द कहते हैं। सार्थक है जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कि क प्लस मैं प्लस ल, इससे मिलकर बन गया कमल। ठीक है। पद की अगर हम बात करें तो पद क्या होता है, विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है जब वाक्य में यह प्रयुक्त होकर यह अर्थ प्रदान करता है। यानी पद जब वाक्य में प्रयुक्त है तभी एक वाक्य का अर्थ निकलता है। जब पद नहीं होगा उसमें तो उस वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। वाक्य की बात करें हम तो शब्दों के सार्थक मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों के सार्थक जिसका अर्थ निकले ऐसा वाक्य बन जाए तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं बताऊं, राम स्कूल जाता है। ठीक है। ये एक शब्दों का सार्थक मेल है, तब जाके ये वाक्य बना है पूरा। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी भाषा की बोलियाँ, प्रमुख बोलियाँ जो हम सभी को देखते हैं। अब तो पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी में बहोली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियाँ बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी की हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी ये बोलियाँ बोली जाती हैं। दोस्तों बांगरू हरियाणवी बोली है। ठीक है। अब बिहार की प्रमुख बोलियों की बात करें, बिहारी एक कवि था तो उसकी प्रमुख बोलियों की बात करें तो इसमें मगही है, मैथिली है और भोजपुरी, ये 3 बोलियाँ होती हैं उसमें। ठीक है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों की मैं बात करूँ तो राजस्थान में मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, ये सारी बोलियाँ राजस्थान में बोली जाती हैं। ठीक है। फिर बात करूँ मैं पहाड़ी बोलियों की, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोलियाँ बोली जाती हैं इनमें गढ़वाली है, कुमाऊनी है, मडियाली है, ये बोलियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। भाषा हमने पढ़ लिया है, भाषा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण वी प्लस आ प्लस कृत धातु और लुट प्रत्यय से बना हुआ है व्याकरण, जिसका अर्थ होता है विश्लेषण करना। ठीक है। व्याकरण की परिभाषा की हम बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके उसके नियम पूर्वक शुद्ध प्रयोग का हमें ज्ञान करवाता है, वो व्याकरण है। ठीक है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। सीधी सी भाषा में आपसे कहूँ तो व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट करता है। यानी भाषा का विश्लेषण कर देगा और हमें रचना यानी लिखना कैसे उस चीज़ को वो स्पष्ट करती है व्याकरण। ठीक है। व्याकरण के अंगों की हम बात करें तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार। वर्ण विचार में क्या होता है, वर्ण विचार में क्या क्या आता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की संरचना, उच्चारण और वर्णों से शब्द निर्माण की प्रक्रिया, इतना अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार के अंतर्गत। ठीक है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, शब्द की उत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति, शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति दोनों में अंतर होता है। उत्पत्ति यानी उसकी उत्पन्न कैसे हुआ वो, और व्युत्पत्ति यानी उसकी बनावट। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे बात करते हैं पद विचार के बारे में। पद विचार क्या होता है, वाक्य के भेद से वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है पद विचार के अंतर्गत। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। भाषा और व्याकरण ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि क्या होती है, एक लिखने की कला होती है। ठीक है। इसकी परिभाषा होती है, भाषा जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है उसे लिपि कहते हैं। यानी कि लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उनको लिपि कहा जाता है। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ठीक है। दोस्तों अगर देवनागरी लिपि की उत्पत्ति की हम बात करें तो प्राचीन काल में 2 लिपियाँ थीं, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो ऐसा माना जाता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि के प्रयोग की अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, प्राकृत और संस्कृत ये भाषाएं देवनागरी लिपि का प्रयोग करती है।
अब मैं आपको बताऊंगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप पहली है इसकी खास बात कि ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी है इसमें जैसा बोला जाता है वैसा इसमें लिखा जाता है। कहने का मतलब ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तीसरी इसमें संपूर्ण लिपि समूह होता है वो स्वर और व्यंजन में विभक्त होता है। चौथी इसकी खास बात होती है कि इसमें एक वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान एक ही रहता है। ठीक है। इसमें पांचवी खास बात है इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। छठी खास बात है इसमें कि अक्षरों में सुडौलता होती है, अक्षर गोलायुक्त रहते हैं इसमें वर्ण होते हैं जो। सातवीं खास बात है इसमें रोमन लिपि की अपेक्षा ये कम स्थान घेरती है। ये अपनी जो देवनागरी लिपि है रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।